हर 15वें दिन पे हमको ये पढ़ाना पड़ता है कि भाई हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन एक तरह का डाटा कलेक्शन एक्सरसाइज है जो कि पेशेंट के बेड साइड की जाती है एंड इट मेक्स अ गुड क्लिनिशियन। तो इससे पहले कि ये समझा जाए कि हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन कैसे करनी चाहिए, ये समझना ज़रूरी है कि एक अच्छा डॉक्टर, एक गुड क्लिनिशियन कैसे बना जाता है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप एक इमेजिन करिए कि आप सबसे अच्छा डॉक्टर किसके पास गए हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर एमुलेट करके अपने अंदर उतार लेंगे तो आप भी बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। पर मैं आपको हेल्प करता हूँ एनालाइज करने के लिए कि उस डॉक्टर में, उस इमेजिनरी डॉक्टर में, उस ईगो आइडियल में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो कि आपको अच्छी लगी होंगी। पहली बात तो ये है कि कर भला तो हो भला। अगर उसने बहुत दिनों तक कंटिन्यूअसली आंखों के आंसू पोंछे हैं और चेहरों पे मुस्कान लाया है, उसका बड़ा नाम होता है। और कोई दोस्त या कोई व्यक्ति बताता है कि भाई साहब ये समस्या है, तो उस डॉक्टर को दिखा लीजिए। तो मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली गुड ह्यूमन बीइंग बनने की है, ये तपस्या। और अगर ऐसा होगा तो समाज जो है इसको इसका रिटर्न देता है, एक रेपुटेशन देता है, इससे कि लोग आपके पास विश्वास के साथ आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि भाई जो ए है वो ये है अवेलेबिलिटी। अगर बहुत दिनों बाद अपॉइंटमेंट मिलता है, बहुत दूर तक दिखाने जाना पड़ता है, बड़ा पैसा खर्च हो जाता है, और अगर आप गायब हो गए जब मरीज पहुंचा लतपंथ के दूर से, तो ये जो है ये बड़ा ख़राब इम्प्रेशन क्रिएट करता है। तो जो आपका ईगो आइडियल डॉक्टर है उसने आपको शॉर्ट अपॉइंटमेंट दिया होगा, आपसे जान पहचान वाली बात की होगी। देखिए, अगर आप किसी से डॉक्टर फलाना फलाना कहें और एक साधारणतः नाम ले दें कि हाँ भैया ठीक है, आपका नाम लेके बोल दे, तो एक अपनत्व पैदा हो जाता है जिससे कि विश्वास व्यक्ति में बढ़ जाता है। तो किसी से भी बात करते समय अपनत्व पैदा कर लेना ये एक आर्ट है। खैर, अब आप उसके वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, तो वेटिंग रूम में जब आप बैठते हैं तो उसने आपको 9 बजे बुला लिया और 12 बजे दिखाया, तो समस्या है, आपको कष्ट होगा। अगर उसने आपको 11 बजे बुलाया और 11:15 बजे देख लिया तो आपको लॉजिकली कंफर्टेबल होगा। इसलिए जब अपॉइंटमेंट दें लोगों को तो सीक्वेंशली चाहे दें, पर स्टैग्नेट करके दें, टाइम स्टैग्नेट करके दें, जिससे कि उनका समय अधिक खर्च ना हो। इसको कहते हैं अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। ये अच्छे डॉक्टर होने का ए हम मानते हैं इसको। फिर अच्छे डॉक्टर होने का जो बी है वो बिहेवियर है। देखिए, बिहेवियर जो है वो गवर्न होता है आत्मीयता से। अगर किसी के सानिध्य में आप उसको बोझ समझते हैं तो आपका बिहेवियर उसके प्रति ठीक नहीं होगा। तो पहली बात यह है कि आपका सानिध्य आपके मरीज के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, वो आत्मीयता हो, उसको ये विश्वास हो जाए कि आप उसका इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट से ऊपर रखेंगे। छोटे में
उसका अच्छे से अच्छा इलाज, अच्छे से अच्छी राय और कम से कम पैसे में आप देंगे। इससे ये जो विश्वास है ये मरीज आपके फेवर में जाता है। तो बिहेवियर जो है जिससे कि आत्मीयता जनरेट हो, विश्वास जनरेट हो, प्यार जनरेट हो, ये बिहेवियर जो है बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट्स, और इससे जो है वो उनका बहुत विश्वास जग जाता है और आपके ट्रीटमेंट का फ़ायदा भी ज़्यादा होता है उनको साइकोलॉजिकली। अब तीसरी बात आती है कॉम्पिटेंस की। तो कॉम्पिटेंस किस चीज़ में होनी चाहिए? कॉम्पिटेंस जो है हर मरीज के बारे में आपको 7 सवालों के जवाब देने। पहला, व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस। दूसरा, व्हाई डू यू से सो। तीसरा, एनी डिफरेंशियल डायग्नोसिस। चौथा, व्हाई नॉट दैट। पांचवा, हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट। छठा, हाउ वुड यू ट्रीट। और सातवां, व्हाट इज़ द प्रोग्नोसिस। आप प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन कर पाएँ या नहीं। और आठवां ये है कि जो ट्रीटमेंट आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपनी कॉम्पिटेंस में बेस्ट टू बेस्ट कर पाते हैं या नहीं। और अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या आप में इतनी ह्यूमिलिटी है कि आप उसको अप्रोप्रिएटली रेफर कर दें। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कॉम्पिटेंस में आते हैं। तो पहली बात ये होती है कि डायग्नोसिस हमेशा जो है डाटा पे बेस्ड होती है, और डाटा जो है वो बेवकूफ़ी में भी कलेक्ट किया जा सकता है, चेकलिस्ट के हिसाब से भी कलेक्ट किया जा सकता है। काफ़ी हद तक इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन और पैथोलॉजी पे बेस होके डाटा का कलेक्शन अप्रोप्रिएट होता है, करेक्ट होता है। तो धीरे धीरे, तो पहले तो चेकलिस्ट के हिसाब से चलते हैं और धीरे धीरे उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड होने लगता है कि व्हाट इज़ द पैथोलॉजी, व्हाट इज़ द साइट, व्हाट इज़ द नेचर। इसकी जैसे जैसे पिक्चर बनती जाती है वैसे वैसे जो डाटा कलेक्शन है, हिस्ट्री टेकिंग है, वो डिविएट होता जाता है। तो सबसे यही सवाल इम्तहान में भी हैं, और ये सवाल कुछ कॉमन केसेस के बारे में है। जो कॉमन केसेस सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स मिलाकर 100 से ज़्यादा नहीं है। अगर इनके बारे में ये सवाल आप बढ़िया तरह जवाब देने, फ्लुएंटली जवाब देना सीख लें, प्रॉम्प्टली प्रिसाइसली करेक्टली जवाब देना सीख लें, तो आप इम्तहान में भी बहुत अच्छा करेंगे, MCQ में भी बहुत अच्छा करेंगे, और लाइफ में भी बहुत अच्छा करेंगे एज क्लिनिशियन। तो अब डाटा कलेक्शन जो है उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली बात, वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, इसका मतलब कुछ छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसाइज का मेरा मतलब ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि 2 फिंगर लिवर इनलार्ज्ड है, तो फिर 2 ही फिंगर एनलार्ज्ड वो एग्जामिनर को भी मिले और 2 ही फिंगर एनलार्ज्ड किसी को भी मिले। इसका मतलब जो आपके रिपीटेड मेजरमेंट्स हैं विद इन द ऑब्जर्वर और बिटवीन द ऑब्जर्वर, दे शुड यील्ड द सेम रिजल्ट। तो इसको कहते हैं प्रिसाइज। पर दूसरी चीज़ ये है कि वो प्रिसीजन गलत भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपका BP इंस्ट्रूमेंट 10 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर ज़्यादा नाप रहा है, तो फिर हर आदमी आपको हाइपरटेंसिव दिखने लगेगा, चाहे कोई भी मेजर कर रहा हो। तो योर फाइंडिंग शुड बी नियर द ट्रुथ। इसको कहते हैं वैलिड। तो किसी भी डाटा पॉइंट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होती हैं: कॉम्प्रिहेंसिव, प्रिसाइज और वैलिड। और इस डाटा कलेक्शन के लिए आपको चेकलिस्ट बनानी पड़ती है जिससे कि आपसे कुछ छूटे नहीं। जैसे कोई पूछे भैया पेन की हिस्ट्री किन हेडिंग्स में लोगे, तो आपको कंठस्थ होना चाहिए कि साइट, कैरेक्टर, इंटेंसिटी, रेडिएशन, ऑनसेट, कोर्स, ड्यूरेशन, ट्रीटमेंट टेकन, रिस्पॉन्स
एग्रेवेटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर, एसोसिएटेड फैक्टर। कोई पूछे कि भैया स्वेलिंग का एग्जामिनेशन कैसे करोगे, तो आपको कहना चाहिए साइट, साइज, शेप, एक्सटेंट, सरफेस मार्जिन्स, टेम्परेचर, कंसिस्टेंसी, रिलेशनशिप विद सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स एंड डिस्टल इफेक्ट्स। इसमें माइंड का एप्लीकेशन नहीं होता, ये कंठ में स्थित विद्या। तो बार बार प्रैक्टिस करके एक फिक्स्ड फॉर्मेट पे आपका डाटा कलेक्शन सही हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन एंड डेमोग्राफिक डाटा पूछते हैं। उसमें मोबाइल नंबर आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहले पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करता था। ईमेल और मोबाइल नंबर आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन एंड डेमोग्राफिक डाटा में, जिससे कि आप फॉलो अप कर सकें, जिससे कि आप मरीज से बात कर सकें। दूसरा, ये आप 2 सवाल पूछते हैं। पहला, व्हेन वर यू कंप्लीटली ऑल राइट, दूसरा, देन व्हाट हैपेंड। तो क्रोनोलॉजिकली मरीज बताता है, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। अगर वो डिविएट कर रहा है अपने टॉक से, तो आप पेशेंटली सुनो, पर उसको क्रोनोलॉजिकली करेक्टली ये सुन लो कि उसकी कहानी क्या है, हिज स्टोरी, उसकी स्टोरी क्या है। और इससे आपको जो है वो चीफ कंप्लेंट्स पता लग जाती हैं। भाई पहले दर्द हुआ, फिर स्वेलिंग हुई, फिर हाथ उठना बंद हो गया, दैट वे। अब इसके बाद हर सिम्टम के बारे में आपको ऑनसेट, कोर्स, ड्यूरेशन, ट्रीटमेंट टेक इन रिस्पॉन्स, एग्रेवेटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर, एसोसिएटेड फैक्टर, ये हर सिम्टम के बारे में पूछ के जो है नोट कर लेना चाहिए। पेन के बारे में इसके अलावा साइट, कैरेक्टर, इंटेंसिटी, रेडिएशन नोट कर लेना चाहिए। अब ये वाला डाटा अगर आप प्रैक्टिस करके कॉम्प्रिहेंसिवली, प्रिसाइसली और करेक्टली कम्युनिकेट कर सके, तो दैट फॉर्म्स अ गुड प्रेजेंट हिस्ट्री। जब प्रेजेंट हिस्ट्री आप सुन लेते हैं तो आपके दिमाग में डायग्नोसिस बनने लगती है। डायग्नोसिस के 5 कंपोनेंट्स हैं: साइट, नेचर, कॉज, अफेक्ट, एसोसिएशन। कौन सी एनाटॉमिकल साइट इन्वॉल्व है? नेचर में जो है आपकी जो लिस्ट है, चेक लिस्ट है, वो है कॉन्जेनिटल, ट्रॉमेटिक, इन्फ्लेमेटरी, न्यूरोप्लास्टिक, डिजेनरेटिव, मेटाबॉलिक, पैरालिटिक, वैस्कुलर, मिसलेनियस। अब इसमें जो इन्फ्लेमेटरी है, दैट इन्फ्लेमेटरी कैन बी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी। तो ये नेचर ऑफ लीजन है। तो साइट, नेचर, कॉज, अफेक्ट, एसोसिएशन, इस संबंध में आप डायग्नोसिस आपकी बनने लगती है। और जो मोस्ट प्रोबेबल है वो डायग्नोसिस है, जो लेसर प्रोबेबल है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। तो आप डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस को रूल इन या रूल आउट करने के लिए स्पेसिफिक सवाल पूछ सकते हैं, वो लीडिंग क्वेश्चंस कहलाते हैं। और वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि किसी मरीज की सांस फूल रही है, तो आप उससे पूछ सकते हैं भैया सी की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। या गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ आ रही है, इसका मतलब क्रेप्ट्स हैं, प्रोबब्ली कार्डियक एस्थमा है। तो रूल इन और रूल आउट करने के लिए आप इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब प्रेजेंट हिस्ट्री स्टेट करने के बाद आप उन रोगों के बारे में जानना चाहते हैं, पास्ट हिस्ट्री, कौन सी बीमारी थी, क्या दवा ली, और उसमें ख़ास तौर से वो वाली हिस्ट्री ज़रूर पूछने की कोशिश करते हैं जो कि आपके ट्रीटमेंट के रिज़ल्ट को ऑल्टर कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेंटल स्टेटस रिहैबिलिटेशन पोटेंशियल को ऑल्टर कर देगा। डायबिटीज़ ऑपरेटिव हीलिंग को ऑल्टर कर देगी। हाइपरटेंशन और कार्डियक डिजीज़ सेफ्टी ऑफ एनेस्थीसिया को ऑल्टर कर देगी। लूज डेंटेशन, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन में दांत जो है लंग में जा सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं जो कि आपके ट्रीटमेंट को अफेक्ट कर सकती हैं, उनके बारे में
जानना और पूछना जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो वो आपने पूछा पास्ट हिस्ट्री। इसके बाद आप पर्सनल हिस्ट्री पूछ सकते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और फाइनली सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री पूछ सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में ये होता है कि भैया ये आदमी कहाँ से है, इसमें रेजिलियंस कितनी है, बेचारा खेती करता है, आपने उसके टोटल हिप रिप्लेसमेंट एडवाइस कर दिया, उसका खेत बिक गया, एक समस्या सॉल्व हुई, दूसरी क्रिएट हो गई। तो इस तरह से एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब हम लोगों के साथ, वो कहते हैं कि डोंट लुक इनटू द पॉकेट ऑफ द पेशेंट टू पिक पॉकेट बट टू प्रिस्क्राइब अकॉर्डिंगली। उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करना है। और फिर ये भी पता करना है तो होता है कि भैया ये क्या करता था, इसकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, इसकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, इसकी सोशल एक्टिविटीज़, इसकी ऑक्यूपेशनल और वोकेशनल एक्टिविटीज़ क्या थीं, और बीमारी ने इसको क्या कर दिया, और बीमारी के ट्रीटमेंट इन एक्टिविटीज़ को क्या करेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप पूछते हैं और प्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं और आप कॉम्पैशनेट हैं, आप में काइंडनेस है। तो ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर दिया, अब उसका हिप 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं बेंड हो सकता, अब वो कैसे बेचारा स्क्वाट करे, कैसे क्रॉस लेगेड सिटिंग करे, उसके घर में टॉयलेट है ही नहीं। आपने ट्रिपल आर्थरोडिसिस कर दिया, वो मेड़ पे नहीं चल सकता क्योंकि फुट का इन्वर्जन चला गया। तो इस तरह से बढ़िया हिस्ट्री जो है वो आइडेंटिफिकेशन, डेमोग्राफिक डाटा, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पास्ट इलनेस, उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री, सोशियो मेडिकल हिस्ट्री, ये जो है दिस फॉर्म्स अ गुड हिस्ट्री टेकिंग। इसके बाद आता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में जनरल एग्जामिनेशन होता है। अगर आप ऊपर से देखें तो आई में बल्बर कंजंक्टिवा, पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा, ओरल कैविटी, माउथ ओपनिंग, सर्वाइकल स्पाइन मूवमेंट्स, लिम्फ एडेनोपैथी एनीवेयर। तो ये जो है ये जनरल एग्जामिनेशन हो गया। फीवर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, बीपी, रेस्पिरेशन, ये सब चीज़ें, ये जनरल एग्जामिनेशन हो गया। उसके बाद सिस्टमिक एग्जामिनेशन, CNS, CVS, रेस्पिरेशन, GIT, हेपेटिक, रीनल, ब्लड मेटाबॉलिज्म, ये आपका चेकलिस्ट हो गई ऑफ सिस्टमिक एग्जामिनेशन। और फिर फाइनली लोकल एग्जामिनेशन। हर जगह लोकल एग्जामिनेशन इज इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। पर ऑर्थोपेडिक्स में ये लिस्ट होती है इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, मेजरमेंट, मूवमेंट, डिफॉर्मिटी। तो आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया। अब ये सारी की सारी डाटा कलेक्शन इज ऑन द बेड साइड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज क्लिनिकल डाटा कलेक्शन। और इसके बाद जो आप डायग्नोसिस बनाते हैं साइट, नेचर, कॉज, इफेक्ट, एसोसिएशन वाली, तो वो डायग्नोसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस कहलाती है। उसके बाद आपने जब डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस डिस्कस कर ली तो एग्जामिनर आपसे कहता है कि हाउ विड यू इन्वेस्टिगेट। तो पहले तो टू असेस द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट आप इन्वेस्टिगेट करते हैं हीमोग्लोबिन, TLC, DLC, ESR, GPP, BT-CT, ब्लड यूरिया, ब्लड शुगर, यूरिन एंड स्टूल। कोई भी लिस्ट बना लीजिए जो होती है अस्पताल में, उस लिस्ट को कंठस्थ कर लीजिए जैसे मैंने कर रखी। इसके बाद आप क्या करते हैं, आप साइट देखने के लिए यू इमेज द एरिया। इमेज में आप एक्सरे कर सकते हैं और ज़्यादातर एक्सरे से ही काम चलाइए, पर अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, MRI भी कर सकते हैं, CT स्कैन भी कर सकते हैं। इमेज द एरिया। फिर उसके बाद आप बायोकेमिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप माइक्रोबायोलॉजी पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, भाई कौन सा वायरस, कौन सा बैक्टीरिया, क्या सेंसिटिविटी।
और उसके बाद आप हिस्टोपैथोलॉजी और बायोप्सी इत्यादि पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। इन 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 बेसिक ग्रुप्स में आप मरीज़ का इन्वेस्टिगेशन करके वो डाटा कलेक्ट करते हैं जिससे कि फाइनल डायग्नोसिस बन जाता है। अब इसके बाद फाइनल डायग्नोसिस के बाद आता है सवाल, हाउ विल यू ट्रीट। जब भी आप ट्रीटमेंट सोचते हैं तो ट्रीटमेंट में आप जो भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं उस बीमारी के बारे में वो सारे के सारे लिस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हर ट्रीटमेंट के ऑप्शन के बारे में आप ये सवाल जवाब देते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्टिविटी, व्हाट इज़ द कॉस्ट, what is the safety or complication rate, how severe are the complications and what is their probability, and finally, can I do this, doability, can I do this in my infrastructure, can I do it well in my infrastructure with my facilities and with my expertise. If I cannot do it, then who can do it, and therefore I should not hesitate in referring the patient to that person. तो ये हो गया ट्रीटमेंट का कंपोनेंट। और फाइनली प्रोग्नोसिस स्टेट करनी पड़ती है। प्रोग्नोसिस ये कि हर ट्रीटमेंट ऑप्शन में व्हाट आर द चांसेस दैट यू विल गेट completely cured, what are the chances that you'll get partially cured, what are the chances that there will be this and this complications, and what are the likely costs, and where can it be done best. इस चीज़ में जो आप मरीज़ को एडवाइस करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज इन्फॉर्म्ड कंसेंट, और ये जो है ये प्रोग्नोसिस का कंपोनेंट। प्रोग्नोसिस की अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो देन यू विल बी एबल टू कंसल्ट योर पेशेंट बेस्ट। तो अब ये वाला कॉमन बात ये हो गई कि क्लिनिशियन करता क्या है। क्लिनिशियन करता है डाटा कलेक्शन, क्लिनिशियन करता है डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस का स्टेटमेंट, और कंसल्ट करता है पेशेंट को सो दैट ही कैन चूज द बेस्ट ट्रीटमेंट। और फाइनली क्लिनिशियन जो है वो उस ट्रीटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। तो एग्जीक्यूट करके उसके बाद डाटा कलेक्ट करता है अपने ट्रीटेड पेशेंट्स का, उनसे लर्न करता है, अपनी टेक्निक्स ऑप्टिमाइज करता है, दूसरों के एक्सपीरियंस से लर्न करता है, रिसर्च का गुड यूज़र भी होता है और गुड प्रोड्यूसर भी होता है। ये जो है दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लिनिशियन विच मेक हिम कम्पीटेंट। अब इसके बाद सवाल उठता है डी, अवेलेबिलिटी, बिहेवियर, कॉम्पिटेंस और डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी मतलब हर आप कैसे ड्रेस्ड हैं, आपकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, आपके बाल ठीक है, यहाँ से आपकी डेक्सटेरिटी पहचानना शुरू होती है। आपका एम्बियंस कैसा है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपके चारों तरफ लोग आपको कितना रिस्पेक्ट करते हैं, आपका डिसिप्लिन कैसा है, और हर सिंगल मूवमेंट आपका कैसा है। आपका हाथ छूने में गड़ा तो नहीं देते आप, दर्द तो नहीं कर देते, और उसके बाद आप पट्टी कैसे बांधते हैं, आप प्लास्टर कैसे बांधते हैं, आपका ये सारे के सारे जो स्किल कंपोनेंट्स हैं ये प्रैक्टिस से आते हैं, और ये आपकी डेक्सटेरिटी डिसाइड करते हैं। ABCD, अवेलेबिलिटी, बिहेवियर, कॉम्पिटेंस, डेक्सटेरिटी। और फाइनली एम्पैथी। अगर मरीज आपके ऊपर रिलाई कर जाए, कहे कि नहीं डॉक्टर साहब जो आप ठीक समझो कर दो, तो आप में एक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए एम्पैथी की। अगर यही मैं मरीज की जगह पे होता और मुझे तय कर अपने लिए मैं जो कराना चाहता हूँ वही मैं मरीज के लिए भी करूँगा, तो इसको कहते हैं टेक्निक ऑफ एम्पैथी। यू विल डू फॉर द पेशेंट व्हाट यू थिंक should have been done to you had you been in the same state as the patient. तो गुड क्लिनिशियन बनने के लिए ये एटीट्यूड, ये नॉलेज, ये एटीट्यूड और ये प्रैक्टिस स्किल्स जो है ये इम्पोर्टेंट है। और आप
जो है स्टूडेंट से क्लिनिशियन बनने का प्रयत्न शुरू कर दें और प्रैक्टिस करते जाएं जब तक कि आप परफेक्ट न हो जाए। तो करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निसार।